ओके डन। तो मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पूरे इकोनॉमिक्स को मैं डिवाइड करूं दो सेगमेंट में, तो मुझे तीन करना चाहिए पड़ेगा मुझे स्पेशली, लेकिन बात करता हूँ सेकंड वाले के बारे में, जो कि हमारा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां हम पढ़ते हैं सप्लाई चैप्टर। वो हमने पढ़ा था लास्ट सप्लाई चैप्टर हमारा। हमने लास्ट जो नहीं किया था मार्केट मैकेनिज्म, हमने वो, हालांकि मुझे नहीं पता तुम चैप्टर में 6 में क्यों दिया गया, लेकिन मेरा मानना है वो चैप्टर से लास्ट में देना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो तुम्हारे कस्टमर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा चैप्टर नहीं था। सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन चैप्टर जो हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर 7 हमारा है, कॉस्ट चैप्टर, रेवेन्यू चैप्टर। ये 4 या 5 हमारे चैप्टर है विद सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां सेलर पढ़ने के बाद समझता है कि हम जो है सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ गेन करते हैं, फिर किस लेवल पे गेन करते हैं। ठीक है। और अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये 3 चैप्टर से ही ज्यादा क्वेश्चंस हमारे बनते हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। जो हम लोग चैप्टर में 7 देखे उसको कहते हैं प्रोडक्शन चैप्टर। हम आगे बढ़ेंगे, मुझे मिलेगा कॉस्ट चैप्टर, फिर मुझे मिलेगा रेवेन्यू चैप्टर। और जो हम लोग पीछे पढ़ के गए सप्लाई चैप्टर, ये 4 से 5 चैप्टर मिलकर हमारा पूरा पोर्शन क्रिएट करता है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चैप्टर है किस बारे में, तुम्हें मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हेडिंग देखकर तुम्हें चैप्टर का समझ में नहीं आएगा, रत्ती भर भी नहीं लगेगा आइडिया कि हाँ इस बारे में। लेकिन जब तुम चैप्टर पूरा खत्म कर लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि दो चीज लिखा हुआ है क्या। लॉज ऑफ रिटर्न हमारा जो है लिखा हुआ वर्ड का मतलब क्या है, और उसके अंदर जो मुझे दो चीज दिया हुआ है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल, उसका मतलब हमारा क्या है। तो हम लोग इन डेप्थ समझेंगे चैप्टर में है क्या और टॉपिक्स हमारे हैं क्या क्या, हम लोग जल्दी समझेंगे। जस्ट मुझे मैसेज कर लेने दो। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूं कि प्रोडक्शन के बारे में। तो चैप्टर का तुम्हारा होना चाहिए, लिटरली नाम होना चाहिए प्रोडक्शन फंक्शन पूरे चैप्टर का। मतलब कि जब भी तुम्हारा एक सेलर है, वो सेल तो करते हैं, लेकिन सेल से पहले यहाँ पे मान के चलते इकोनॉमिक्स में कि वो मैन्युफैक्चर भी हमारा है। तो अगर तुम इकोनॉमिक्स को देखोगे ना, तो पूरा इकोनॉमिक्स तुम्हारा जो थियरी हमारा है, वो आजकल के सिनेरियो पे डिपेंड नहीं करता, ये बहुत सालों के पहले के सिनेरियो पे या फिर थॉट्स पर डिपेंड करता है, जब हर एक सेलर खुद एक मैन्युफैक्चर भी हुआ करता था। लेकिन आज की तुम्हारे डेट में क्या है, जितने भी सेलर्स और मैन्युफैक्चर को हम लोग अलग अलग देखना पड़ता है, कि जरूरी नहीं कि सेलर ही हमारा, ये मैन्युफैक्चर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारा मैन्युफैक्चरर ही हो, मतलब सामान जो बना रहा है मान के चलो वो सेलर भी हो अल्टीमेट कस्टमर का। ये भी हो सकता है कि वो सेलर भी हो मैन्युफैक्चरर भी हो, जिसको हम लोग कॉमर्स में वर्ड देते हैं ट्रेडर। ध्यान देना, ट्रेडर तुम्हारा वो पर्सन है जो अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है, और मैन्युफैक्चर कौन है, जो गुड्स को रॉ मटेरियल से, इनके फिजिकल इनपुट से फिजिकल आउटपुट में चेंज हमारा करते। तो सभी लोग तुम्हारे मैन्युफैक्चरर नहीं होते, सभी लोग ट्रेडर नहीं होते इन मॉडर्न इकोनॉमी। लेकिन जो हम टॉपिक पढ़े इन चीजों के बारे में, जो हमको सामने मिला है लॉस ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये सिंपल समझ के चलना कि टॉपिक हमारा जो है ये चल रहा बहुत पहले से, जहां पर हर एक सेलर एक हमारा प्रोड्यूसर को लेके चलेगा, प्रोड्यूसर भी वही वही सेलर हमारा है इन चीजों। तो मैं कभी वर्ड ये यूज करूं प्रोड्यूसर सेलर, तो मान के चलना मैं सेम बात कर रहा हूँ प्रोड्यूसर के बारे में, चीजों को बनाता है, ध्यान देना। ठीक है। और तुम्हें पता ही है कि किसी भी इकोनॉमी में जो होता है बस दो ही एंटिटी मेनली हमारे काम करते हैं, एक तो हमारा होता है हाउस होल्ड, जिसका मेन काम है कंजम्पशन करना, और एक हमारा जो है प्रोड्यूसर, जिसका मेन काम है चीजों को प्रोड्यूस करना, ध्यान देना। ठीक है। तो तुम लोग डीपली पढ़ोगे आई गेस मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तुम लोग पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में कि क्या सिनेरियो होता है। हम लोग फिर से उनको रिकैप करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसका नाम होना चाहिए प्रोडक्शन फंक्शन। तुम पढ़ोगे ये तुम चैप्टर, तो मुझे इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ कुछ पार्ट हाईलाइट कर दिया है। हम लोग पढ़ते वक्त समझते वक्त बुक को, उन हाईलाइट वाले पोर्शन को ही पढ़ेंगे। ठीक है। पूरे बुक को मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज नोन एज थियरी ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में। इस चैप्टर का नाम होना चाहिए थियरी ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो बात किया गया कि इनपुट के बारे में, जो यहाँ बात किया गया आउटपुट के बारे में, तो इनपुट और आउटपुट मेरा है क्या, समझते हैं डिटेल में जाके। तो जब भी तुम कोई चीज सामान प्रोडक्शन करोगे, तुम्हें क्या चाहिए, पहले रॉ मटेरियल मान के चलो। लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल से ही तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा, तुम्हें कुछ और भी चाहिए, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना, आई रिपीट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये मेनली चार हमारे होते हैं। एक को हम बोलते हैं लेबर, ध्यान देना, लेबर यानी कि जो फिजिकल, जो कोई तुम्हारा एक्सरसाइज, जो किसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसे कहते हैं लेबर, ध्यान देना। ठीक है।
आगे बात में करूँ तुम्हारा होता है लैंड, मतलब वो जमीन का टुकड़ा। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हवा में तो हो नहीं सकती है, कहीं ना कहीं से प्लेस चाहिए, धरती चाहिए, तो उसे कहते हैं लैंड। ध्यान देना। तो लेबर मेरा फर्स्ट हो गया, फैक्टर प्रोडक्शन। सेकंड लैंड हमारा हो गया। थर्ड चाहिए होता है मुझे कैपिटल, यानी कि मनी। ध्यान देना, कभी कभी कैपिटल को मनी भी बोलते हैं, और कभी कभी कैपिटल को वो हम लोग हेवी टूल्स या मशीनरी भी डिनोट कर देते हैं। लेकिन हेवी टूल्स और मशीनरी को परचेज करने के लिए तुम्हें क्या, तुम्हें पैसे चाहिए। तो कैपिटल का मतलब है दो चीज हमारे पास होता है, या तो पैसे, अगर पैसे नहीं है तो एसेट्स। ध्यान देना, अकाउंट्स में तुम कह सकते हो मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीजें लेके चलो, टूल्स वगैरह मान के चलो। तीन हमारे हो गए। एक हमारा और होता है, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। वो मैनेजमेंट वाला नहीं, यहाँ पे तुम कह सकते हैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारा पांच हमको चीज चाहिए, इकोनॉमिस्ट कहते हैं किसी प्रोडक्शन करने के लिए। एक तो हमको चाहिए रॉ मटेरियल, वो तो हमको यूज करेंगे, मेरा रॉ मटेरियल मेरा हो जाएगा। आगे मुझे चाहिए पहला लेबर, जो फिजिकल एक्टिविटी जो करेगा वो इंसान। सेकंड मुझे लैंड चाहिए, जहां पर या जिस पर, ध्यान देना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा होगा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा कैपिटल। कैपिटल के बारे में दो चीजें, पैसे भी मान के चलो, या फिर पैसे के बदले कोई एसेट, हमारा हो गया कैपिटल। फोर्थ हमारा ऑन्टरप्रेन्योरशिप, मतलब ऐसा वो इंसान जो पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनिशिएट करेगा, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वही करेगा, या फिर मैनेजमेंट या फिर ऑन्टरप्रेन्योरशिप का एक्टिविटी वही करेगा। लेबर तो करेगा नहीं, तो लेबर को हायर किया जाता है। लेकिन एक सिंगल पर्सन होगा जो पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को गवर्न करेगा, उसे कहते हैं ऑन्टरप्रेन्योरशिप, या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो चार हमारे होते हैं। इन पांच या चारों को ही हम लोग मिलकर बोलते हैं इनपुट्स। ध्यान दें, आई रिपीट, क्या बोलते हैं, इनपुट्स। तो यहाँ पे वही बात है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउट। इनपुट समझ में आगे क्या होता है हमारा रॉ मटेरियल, और चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या दो बड़े फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स का मतलब भी क्या होता है, जो कोई चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, चार रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिना इनके प्रोडक्शन होगा ही तुम्हारा नहीं। आगे बात करता हूँ आउटपुट। ध्यान देना, तो आउटपुट का सिंपल सा मतलब है कि प्रोडक्शन के बाद मुझे क्या मिला, यानी कि प्रोडक्ट कह सकते, चलो प्रोडक्ट मुझे क्या मिला, कमोडिटी मुझे क्या मिला, उसे कहते हैं आउटपुट। ध्यान देना, तो यहाँ पर उसी आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या रिलेशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में और आउटपुट के बीच में। तो अगर मैं तुम्हें कॉमन सा, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि मान के चलो मेरा एक खेत है, ठीक है, 2 बीघा लेके चलो, चाहे 4 बीघा, 5 बीघा लेके चलते राउंड फिगर में। अगर उस 5 बीघे में दो केस तुम्हें दो, एक केस में मैंने क्या किया है कि 4 लेबर लगा रखे हैं फार्मिंग करने के लिए 1 साल। सेकंड केस में मैंने क्या कर रखे हैं, इस बार मैंने 10 लेबर लगा रखे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि दोनों में से कौन से वाले केस में मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होने का मेरा चांसेस है, मतलब कल्टीवेशन का चांसेस है। केस वन, जहां पर 4 लेबर लगे हैं, या फिर केस टू, जहां पर 10 लेबर मिलकर काम कर रहे हैं तुम्हारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। तो मुझे बताओ मैसेज में करके व्हाट्सएप ग्रुप में कि कौन से वाले केस में तुम फील करते हो कि प्रोडक्शन या कल्टीवेशन ज्यादा होगा, मुझे बताओ जरा। फास्ट फास्ट रिप्लाई कर दो ग्रुप में, ताकि हम लोग आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। सुन पा रहे हो मुझे? रिप्लाई नहीं कर रहा। सुन पा रहे हो मुझे? क्या हो गया? अच्छा, अब कोई रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो केस वन या केस टू, कहाँ पे मेरा प्रोडक्शन होने का चांस ज्यादा है, जो तुमसे मैं पूछ रहा था, जो मैंने एग्जांपल बोला, क्योंकि आगे उस पर डिपेंड करता है कि तुमने क्या समझा। मैंने कहा था कि प्रोडक्शन अगर मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने तुम्हें केस दिया कि मेरे पास 5 बीघा खेत है फॉर एग्जाम्पल, और एक केस में मैंने 4 लेबर लगा रखे हैं, और एक मैंने केस में 10 लेबर लगा रखे हैं। तुम क्या फील करते हो कि कौन से वाले केस में मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा? लेबर मतलब वही जो काम करते हैं खेतों में, उनको बता रहा हूँ मैं। तो रिप्लाई करो फास्ट फास्ट थोड़ा सा, सब लोग रिप्लाई करो, सबके लिए क्वेश्चन इंडिविजुअल है। अजय, आकाश, खुशबू, लक्ष्मी, मल्लिका, शशांक, वैष्णवी, सबसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
तुमको बस सिंपल करना है, टीम्स को मिनिमाइज करना है, व्हाट्सएप को रखो बैकग्राउंड में ओपन और ग्रुप में रिप्लाई कर दो यस या नो जो मैं पूछूं। क्या कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? सुन पा रहे हो? रिप्लाई करो भाई। केस 1 केस 2 किसमें तुम समझते हो कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा? इतना बार मुझे बोलना पड़ेगा रिप्लाई के लिए सबको? मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबसे? मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया सबको? क्या हो गया? हाँ तो बोल दो मलिका, समझ में नहीं आया, मैं वेट कर रिप्लाई का। जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तुम लोग से, क्रॉस क्वेश्चन मान के चलो, टॉपिक से रिलेटेड ही हमारा रहता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ, मुझे मैसेज तो कम से कम कर दो व्हाट्सएप में कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं बैठा हूँ रिप्लाई के लिए। चलो कोई नहीं, छोड़ो क्वेश्चन, समझ बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बस ध्यान रखना, तो तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मुझसे मैसेज कर देना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक बार दोबारा पूछू, घुमा के क्वेश्चन पूछो, ठीक है? वेट ना करो, आगे बढ़ते हैं, चलो। सो थियरी प्रोडक्शन में समझाते हैं कि जो मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहा हूँ अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, और जो मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद किसी भी स्टूडेंट को समझ में चला आता है कि जो इनपुट हमारा है, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके एम्प्लॉयमेंट में और हमारे आउटपुट के निकलने में या फिर आउटपुट बनने में हमारा क्या रिलेशन। चैप्टर के एंड में तुम समझोगे। और ये पूरा चैप्टर इसी रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, डिफरेंट केस स्टडी लेकर, डिफरेंट थियरी को लेकर। आगे हमारा अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट, ध्यान देना, यानी कि जो हमारा सामान बन के निकल रहा है एंड में, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है तुम्हें क्या होता है? अब अगर मैं जो फैक्टर्स प्रोडक्शन अगर बात में करूं, रॉ मटेरियल प्लस 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सभी को लाने के लिए कुछ तो मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। रॉ मटेरियल के मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, मुझे पे करने पड़ेंगे, लेबर को सैलरी पे करना पड़ेगा, वेज पे करना पड़ेगा, मुझे लैंड के लिए जो है कुछ मंथली रेंट पे करना पड़ेगा, मुझे जो कैपिटल, जो मैंने पैसे उधार लिए या जो मैंने एसेट उधार लेके आया मार्केट से, मुझे उन पर इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन मुझे पे करना पड़ेगा। और जो आदमी, जो लास्ट आदमी जो है, जो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को गवर्न कर रहा है या मैनेज कर रहा है, वो लास्ट में क्या लेके जाएगा? प्रॉफिट लेके जाएगा, जिसे हम कहते हैं कॉमर्स वर्ल्ड में बिजनेसमैन। ध्यान देना, तो इन पांचों चीज में कॉस्ट हमारे होते हैं इन्वॉल्व। तो उसी कॉस्ट के बारे में बात करने से बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना, इज व्हाट वी कॉल थियरी ऑफ कॉस्ट। थियरी ऑफ कॉस्ट शायद हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा। थियरी ऑफ कॉस्ट हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है। तो थियरी ऑफ कॉस्ट को समझने के लिए ध्यान देना, तुम लोग अच्छे से समझना चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा इसे कहते हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कोई भी अगर सेलर प्रोडक्शन करने जा रहा है तो उसके माइंड में क्या चीजें होती हैं और प्रोडक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये चैप्टर उनके बारे में बात करता है। तो मैं तुमसे फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या अब तक जो भी मैंने बोला तुम लोग को समझ में आया? तो हाँ या ना रिप्लाई मुझे कर दो, चैट में थोड़ा जल्दी कर देना, ताकि मैं टॉपिक को आगे बोल सकूं। मैं तुम लोग से रिप्लाई पूछता हूँ इसीलिए ताकि समझ में आ जाए कि तुम लोगों को किस पे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं और तुम्हें समझ में नहीं आया, सिंपल सा मुझे क्वेश्चन मैसेज कर देना ग्रुप में कि सर समझ में नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। ठीक है, रिपीट, तो मैं रिपीट करूंगा, मेरा काम है समझा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक में मुझे मुझे पहला यहाँ मिलता है, उसे बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना, तो प्रोडक्शन का मतलब जो होता है, हमने क्लास 11 में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इसको रिवाइज करेंगे। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेस। आई रिपीट, प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेस। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, खुशबू कोशिश करो खुशबू कि तो नेटवर्क में आ जाने का, अगल बगल जाएगा थोड़ा सा। तो जो टॉपिक नंबर 7.2 तुम्हें दिख रहा है, जो मेरे शायद लेफ्ट में दिख रहा होगा तुम लोग को, मेरे 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 राइट में तुम लोग को दिख जो रहा होगा टॉपिक, नहीं जो मेरे लेफ्ट में जो भी छोड़ दिख रहा है, 7.2 टॉपिक तुम्हारे सामने जो दिख रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, ध्यान देना, एक होता है एक्टिविटी जब वो सिंगल काम इन्वॉल्व होता है, एक हमारा होता है प्रोसेस जहां पर कोई सिंगल काम नहीं, मतलब यानी कि बल्कि बहुत सारे सिंगल सिंगल काम हमारे जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व हमारा होता है। तो सिंगल सिंगल काम को हम कंबाइंडली कहते हैं प्रोसेस। तो क्या हमारा प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, ध्यान देना हमेशा।
और प्रोडक्शन में हमारा होता क्या है, हम प्रोडक्शन में करते क्या है कि प्रोडक्शन में फिजिकल इनपुट को, आई रिपीट फिजिकल इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल को हम चेंज करते हैं फिजिकल आउटपुट में। आई रिपीट, फिर से बोल दूं कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जहां पर बहुत सारी एक्टिविटियां होती हैं इन्वॉल्व, और हम करते क्या इस प्रोसेस में फिजिकल इनपुट को यानी कि रॉ मटेरियल को हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं फिजिकल आउटपुट में ध्यान देना, ठीक है। और करने करने के बाद जो एंड में जो होता है वो होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आई रिपीट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन को मैं सिंपल डिफाइन करूं एक वर्ड में, तो प्रोडक्शन मीन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है 2 मार्क्स में तो मैं लिखूंगा कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच यूटिलिटी इज डिराइव्ड एंड फिजिकल इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल आउटपुट। ध्यान देना, 3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन का प्रोसेस होना, सेकेंड चीज यहाँ पर फिजिकल इनपुट का फिजिकल आउटपुट में चेंज होना, थर्ड जो कि मेन इंपॉर्टेंट है पूरे डेफिनेशन का वो है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होना। ध्यान देना, तो पढ़ता हूं, चलो जो किया हुआ हाईलाइट लिखा है, दस द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयरबाय एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। जो तुम्हारा हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन तुम्हें इससे अच्छा बेटर डेफिनेशन तुम्हारा जो है और मिल जाएगा इस पूरे पैराग्राफ में। जो मैंने बोला वो तुम लोग एग्जाम में आराम से तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। क्या कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which physical inputs are converted into physical outputs and utility is created। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या तुम लोग को डेफिनेशन समझ में आया प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन हमारा क्या होता है। हमारे फिजिकल इनपुट को यानी कि रॉ मटेरियल को चेंज करने वाला प्रोसेस है प्रोडक्शन, जिसको हम लोग फिजिकल आउटपुट में चेंज करते हैं। और हम लोग इस प्रोडक्शन की इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सामानों में क्या डालते हैं, यूटिलिटी हम उस सामानों में पुट करते हैं। तो मुझे फास्ट फास्ट रिप्लाई कर दो, क्या तुम्हें डेफिनेशन समझ में आया प्रोडक्शन का। ओके, सब लोग रिप्लाई करो, रिप्लाई करने में कंजूसी नहीं, ठीक है। तो हम लोग फिर तो आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ चलो, रिप्लाई आ रहा है, आवाज थोड़ा थोड़ा कट कट के आ रहा है, तो कोई अब गलती मेरा नहीं है, शायद तुम अच्छे नेटवर्क एरिया में नहीं हो, पॉसिबल ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये पैराग्राफ मुझे दिया है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन याद कर लो। डिमांड फंक्शन क्या था, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड क्वांटिटी आउटपुट, ये था ना। सप्लाई फंक्शन याद कर लो, क्या था, quantity supplied relation between a functional relation between quantity supplied and factor affecting supply। तो यहां भी सेम चला है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन में कौन होते हैं रिस्पॉन्सिबल, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दें, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, हम लोग को रिलेशन शो करता है, एक फंक्शनल रिलेशन शो करता है हम लोग को बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी आउटपुट। ध्यान देना, तो फिर से वही मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं तुमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, कि मान के चलो कि मेरे पास 5 बीघा या 5 कट्ठा मतलब एक लैंड का एरिया है, मान के चलो, और मैं 2 केस तुम्हें दूं और तुमसे जनरली पूछूं किस वाले केस में बताओ कि प्रोडक्शन या फिर तुम कह सकते हो कि फार्मिंग ज्यादा होगा, उपज ज्यादा होगा। केस नंबर 1 जहां मैं 4 लेबर लगाऊं और एक साल में पूरा करूं कल्टीवेशन, या सेकेंड केस 2 जहां मैं 10 लेबर लगाऊं, ध्यान देना, और पूरे साल में कल्टीवेशन करूं। तो कौन से वाले केस में तुम फील करते हो कि तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, केस 1 या तुम्हारा केस 2। अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर दो कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं घुमा के फिर क्वेश्चन पूछूंगा। कि इस प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन है मेरे इस क्वेश्चन के साथ। बताओ बताओ फास्ट फास्ट। तुम लोग चुप हो जाओगे तो हम भी चुप हो जाएंगे, फिर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अरे क्वेश्चन समझ में आया। क्या कर रहे हैं बबुआ लोग। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, गजब, ठीक है। मैं तुम्हें समझाऊं कैसे।
प्रोडक्शन मतलब कुछ काम करना मान के चलो। अगर तुम 4 लेबर लगाओगे तो काम ज्यादा होगा, या तुम 10 लेबर लगाओगे तो काम ज्यादा होगा? मैं पूछ रहा हूँ, दो केस अलग अलग केस है। केस 1 में 4 लेबर काम कर रहे हैं, केस 2 में 10 लेबर काम कर रहे हैं। तो अपने आप से पूछो कि कौन से वाले केस में मेरा काम जो है ज्यादा होगा, जहां 10 लेबर काम कर रहे हैं वहां पर, या जहां 4 लेबर काम कर रहे हैं वहां पर? हाँ, गजब। केस, तो केस 2 तुम्हारा आंसर क्यों हुआ? कि तुमने देखा कि केस 2 में जो है लेबर्स ज्यादा जुड़ गए, लेकिन जब तुम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर करोगे इस चैप्टर में, तुम फिर वही पाओगे, सेम एग्जैक्टली वही पाओगे तुम भी, कि जो हमारे काम होते हैं या जो प्रोडक्शन हमारा होता है वहां पे लेबर्स होते हैं इन्वॉल्व। और लेबर क्या हमारा होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक सिंपल सा बेसिक फैक्ट है, मैं जितना लगाऊंगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उतना होगा मेरा प्रोडक्शन। आई रिपीट, मैं जितना ज्यादा लगाऊंगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उतना ज्यादा मेरा होगा प्रोडक्शन। जाएंगे तो अगर 2 लेबर काम करेंगे तो कुछ प्रोडक्शन होगा, 10 लेबर काम करेंगे तो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, 50 लेबर काम करेंगे तो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अब तुम बोल रहे हो कि इसमें नया बात क्या है, सब जानता है, लेकिन आगे जाके मैं इसी बात जुटला दूंगा कि लेबर बढ़ाने से कभी कभी प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। इकोनॉमिक्स तुमको ही समझाने वाली समझाएगी आगे जाके, ठीक है? रिलैक्स रहना। तो अभी के लिए तो समझ लो कि जो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो एक फंक्शनल रिलेशन होता है बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और हमारे आउटपुट के बीच में, जो दिखाता है कि मैं फैक्टर्स में कितना चेंज करूंगा तो मेरे आउटपुट में क्या चेंज आएगा। तो पढ़ता हूं चलो। तो पहले तुम यहाँ पे कुछ पेंसिल से दिख रहा होगा, अंडरलाइन किया, पहले इसको पढ़ता हूँ। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यानी कि फैक्टर्स प्रोडक्शन, ध्यान देना, एंड आउटपुट मतलब वही सामान हमारा जो बन के निकल रहा है, is usually referred to as production function। ध्यान देना, फंक्शनल रिलेशन। अब आगे लिखा है डेफिनेशन तुम्हें, क्या प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी, ध्यान देना, ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड per unit of time with the given amount of inputs when the best production technique available is used। तो डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो डेफिनेशन को याद कर लो। तुम एग्जाम में लिखना है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बस इतना तुम एग्जाम में लिखना है, इतना डीप मत जाना, लिख के तुम्हारा आगे पढ़ते चलो। यहाँ पर कोई है, मुझे नहीं पता कौन है ये आदमी। आगे मुझे लिखा हाईलाइट में, उसको हम शो कैसे करते हैं मैथमेटिकली। सो अ प्रोडक्शन फंक्शन में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ग्राफ एंड एन अलजेब्रिक इक्वेशन। जो तुम्हें नंबर 1 इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ, तो तुम्हें ब्रैकेट में दिख रहा है एफ 1 2 3 4 करके, ये सभी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां मैंने ये दिखाया है कि जो क्यू एक्स मेरा है ना वो क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी है, और जो इक्वल टू के मेरा आरएचएस साइड मेरा है वो है मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बस हमने इसे डिमांड में शुरू कर देते हैं, हम लोग सेम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो जिनको डिमांड फंक्शन पता है, याद होगा थोड़ा थोड़ा भी कैसे शो करते हैं, वहां पे कुछ इस तरीके से हम शो कर देते हैं। जो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड है वो किन किन का फंक्शन है, किन किन फैक्टर्स का मेरा फंक्शन है। सेम यहाँ अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर प्रोडक्शन वाले में भी हम सेम वैसे ही शो कर रहे हैं। क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स, जो मैं प्रोड्यूस होना है, जो प्रोड्यूस होता है, इक्वल्स टू एफ, और ब्रैकेट में फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3, ऐसे करते करते फैक्टर्स को दिखाते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में। आगे ध्यान देना, मुझे लिखा है आगे जो इक्वेशन 2 दिख रहा है वो तुम्हारा है एफ एक्स। ध्यान देना, एफ एक्स जो तुम्हारा है माई मिस्टेक क्यू एक्स तुमको दिख रहा है, और यहाँ पर एल इंटू हमारा के है, ठीक है। तो एल फॉर यहाँ पर मेरा हो गया है लैंड, ध्यान देना, एल फॉर जो यहाँ पे तुम दिखा कैसे लिखा है लैंड, यहाँ पे क्या लिखा है एल फॉर, कहाँ चला गया, और ऊपर तुमने लिखा होगा एल एन की, हाँ, एल मतलब यहाँ पे लेबर हमारा हो गया है, और के मतलब हमारा कैपिटल यहाँ पर। तो सिंपल, हम जब कि किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं मिक्स टेक्नोलॉजी। तो एक प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ हमको और छोटा सा बना के दिया, लेकिन उसका उतना रिलेवेंस नहीं है इस टॉपिक में, तो स्किप कर देना, बस मैंने कर दिया हाईलाइट, को तुम्हें समझ में आ जाए। जब भी हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को,
लाइक QX इज इक्वल्स टू F और ब्रैकेट में F1 F2 F3 या फैक्टर को डिनोट करते हैं हम, इसमें लोग किस वाले वर्ड को किस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो बस वहां पे L और K यानी कि लेबर और हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल को C से आप डिनोट नहीं किया, K से किया, ध्यान देना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कैपिटल फॉर K ही यहाँ पे यूज किया गया। तो बस उसको एग्जाम्पल देके दिखा दिया। तो ऊपर तुम्हारा नोटेशन है और नीचे हमारा एग्जाम्पल है कि F L मतलब लेबर और K, ये जो भी हमारा QX प्रोडक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि L का वैल्यू मेरा कितना है और K का वैल्यू मेरा कितना है। तो तुमने बोला कि अगर मैं 4 लेबर यूज कर रहा हूं और मैं सेकंड केस में 10 लेबर यूज कर रहा हूं, तो सेकंड वाले केस में क्या प्रोडक्शन मेरा ज्यादा होगा। तो फॉर श्योर अगर मैं सेकंड वाले का लिखता प्रोडक्शन फंक्शन, तो मैं होता L10 लिखता, और केस 1 में क्या करना प्रोडक्शन फंक्शन L4 लिखता। तो कोई भी इकोनॉमिस्ट देख के बोल देगा कि क्योंकि यहाँ पर L10 है तो यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू L4 वाले केस। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन फंक्शन दिखाता है कि मैंने कितना इनपुट को एम्प्लॉय किया है और कितना मुझे आउटपुट मिल सकता है कंपैरेटिवली, ध्यान देना। तो मैं पूछूंगा तुम लोग से नहीं कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बस आगे पढ़ाते हैं। और अभी मैंने सिलेबस को देखा नहीं कि रिड्यूस क्या हुआ नहीं हुआ, चैप्टर खत्म करते हैं। लर्निंग वाले केस में तुम क्या करना कि छांट के लर्न करना तुम्हारे सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, चलेगा। आगे बढ़ते चलो। तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, जो हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, 12 में फिर से पढ़ेंगे, वो हमारा शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट और हमारा है लॉन्ग रन का हमारा कॉन्सेप्ट। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे डेफिनेशन हल्का सा हमारा चेंज होगा। तो पूरे इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन पीरियड एक टाइम स्पैन होता है, वो टाइम स्पैन उन कंडीशन को दिखाता है जहां पे कोई भी फर्म, कोई भी जो प्रोडक्शन जो फर्म हमारा है वो अपने किसी भी एक फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज ना करता। आई रिपीट फिर से कर दूं, चलो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के हमारे होते हैं, एक तो हमारे होते हैं वेरिएबल फैक्टर, एक हमारे होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान देना, मान के चलो लैंड, ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स है। फिर मान के चलो हमारा कैपिटल की मशीनरी या टूल्स वगैरह, ये हमारे फिक्स्ड तुम्हारे इसके अंदर चले आते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स के चले आते हैं अंदर। हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैनेजमेंट, ध्यान देना, ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर चले आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ध्यान देना, कोई प्रोड्यूसिंग फर्म इन तीन नामों को जो मैंने बोला, लैंड, तुम्हारा कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट, इन तीनों को चेंज नहीं कर पाता, तब शॉर्ट टर्म में ध्यान देना। लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी एक फर्म ये काबिल या एबल होता है, केपेबल होता है इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करना। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही हमारा जो फैक्टर है लेबर, वो हमारा होता है वेरिएबल। हम जब चाहे इस लेबर को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे हमारा लॉन्ग रन हो। तो शॉर्ट रन में हमको दो तरह के फैक्टर्स मिलते हैं, एक लेबर और हमें मिलते हैं बाकी तीन हमारे कौन से फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारे होते हैं लैंड और कैपिटल और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन लॉन्ग रन वाले में क्या होता है कि हमारे चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं वेरिएबल। देखो मैंने बहुत बातें बोल दी अब तक, तो मुझे रिप्लाई करो क्या मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, जिस बारे में बोलना तुम लोग को चाह रहा हूँ, क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बका रहा हूँ सब चीज, लेबर, कैपिटल, फिक्स्ड, वेरिएबल। जरा मुझे बताओ, ठीक है। वैष्णवी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अजय को समझ में आ रहा है, गजब, इतने चतुर बच्चे, 4 लोग को समझ में है, ठीक है। बाकी गजब, सही बात है फिर तो मतलब समझ लो कि सामान बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए और सामान को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दो तरह के होते हैं, लेबर जो हम लोग आज 10 तो कल 15 भी कर सकते हैं, कल 5 भी कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं वेरिएबल मतलब चेंजेबल, क्योंकि नंबर में कोई भी फर्म चेंज कभी भी कर सकता है। लेकिन जो बाकी जो 3 बच गए मेरे फैक्टर्स, उनके नंबर्स में फर्म को चेंज करने में टाइम लगता है, ध्यान दें। सेम यहाँ बोला कि शॉर्ट रन पीरियड, तो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन पीरियड उस टाइम पीरियड से तुम्हारा जो है डिनोट किया करते हैं इकोनॉमिस्ट, जहां पर फर्म अपने फिक्स फैक्टर्स को चेंज करने के काबिल ना हो या फिर किसी एक भी फैक्टर्स को चेंज ना कर पाए। फिर से रिपीट कर दूं, लेबर हमारा हमेशा वेरिएबल ही रहेगा, तीन हमारे क्या रहेंगे, फिक्स फैक्टर्स रहेंगे। तो अगर फर्म तीनों को चेंज करने के काबिल नहीं है तब भी वो शॉर्ट रन में है। फर्म किसी तीन में से किसी एक को चेंज कर लिया, दो को चेंज नहीं कर पा रहा, तब भी वो शॉर्ट रन में ही है, ध्यान दो। अब लास्ट केस दिखा दूं कि फर्म किसी भी दो फिक्स फैक्टर्स को तुम्हारा जो है चेंज कर लिया, लेकिन फिर से एक जो फैक्टर बच गया, कोई भी तीनों में से लेके चलो, अब उसको भी चेंज नहीं कर पा रहा, तब भी वो शॉर्ट रन में ही है, ध्यान देना। अब अगर मैं घुमा के बोलूं
तो अगर एक भी फैक्टर फिक्स्ड रह गया, चेंज नहीं कर पा रहा है तीनों में से, ठीक है, या तो मेरे तीनों या कम से कम एक फिक्स्ड अगर रह गए तुम्हारे बिजनेस में, तब ये बिजनेस शॉर्ट रन में ही काम करे। लेकिन जब वो तीनों तीनों सभी फैक्टर को चेंज करने के काबिल हो जाए तुम्हारा फर्म, तब कहते हैं कि फर्म तुम्हारा जो है वो लॉन्ग रन में चला है। पढ़ते चलो यहाँ पे हाईलाइट वाला पोर्शन। तो शॉर्ट रन refers to the period of time during which the amount of some inputs, some मतलब कौन सा, वही फिक्स्ड, ध्यान देना, या तो लैंड, या तुम्हारा कैपिटल, या तो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप इनपुट्स कॉल्ड द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड कैनॉट बी चेंज्ड। और यहाँ पे वर्ड नहीं बोला है, सम बोला है। अगर एक भी हमारा फिक्स रह गया ना, उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कंपनी में उस फैक्टर को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अभी शॉर्ट रन में ही ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेट्रा इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन क्यू। शॉर्ट रन का मतलब ही है कि हम ऐसा फ्लक्चुएशन देख कर आए हैं, अभी हमको इतना लॉस हुआ है, मान के चलो कि इनको हम, मेरे पास पैसे ही नहीं, मेरे पास इतने इन्वेस्टमेंट ही नहीं कि मैं इनको चेंज कर दूं, यानी क्या, उन फैक्टर्स को। और वो फिक्स फैक्टर इसीलिए कहलाते हैं बिकॉज उनमें हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। तुम खरीदो लैंड इंडिया में, हाई इन्वेस्टमेंट तुम्हारा है। तुम खरीदो मशीनरी या टूल्स वगैरह, तुम्हारा हाई इन्वेस्टमेंट है। तुम लाओ एक मैनेजर अच्छा, जो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्न करेगा, वो अच्छा खासा सैलरी पे करता है, प्लस हमको उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी रखना पड़ेगा कि तुमको 1 साल तक नहीं निकालेंगे। तो कैसे कंपनी चेंज कर पाएगा, और कंपनी नया अभी, इतना पैसे भी नहीं है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म में काम कर रही है। लेकिन जहां वो कंपनी किसी भी एक फैक्टर को चेंज कर ली, मतलब इतना पैसा उसके पास चला आया कि तीनों फैक्टर को तुम्हारा जब चेंज कर सकती, सोचो, तो वो लॉन्ग रन में काम करेगी नहीं, मतलब उसको काम करते करते बहुत दिन हो गया है। तो मैंने कुछ पेंसिल से अंडरलाइन भी किया है, वो सब ध्यान देना। इफ अ प्रोड्यूसर विशेस टू इंक्रीज द आउटपुट इन द शॉर्ट रन, तुम सोचो, तुमको भी चला पता कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर एक मशीन की जगह पर 2 मशीन लगाऊं, तो मेरा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। अगर मैं 2 मशीन की जगह पर 4 मशीनरी एम्प्लॉय कर दूं, तो प्रोडक्शन मेरा और बढ़ जाएगा। लेकिन शॉर्ट रन में सोचो कि जब प्रोड्यूसर को ये करना है कि उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो बेचारा वो तो मशीन तो खरीद नहीं पाएगा, लैंड बढ़ा ही नहीं पाएगा, तो कैसे बढ़ाए, एक क्वेश्चन आ गया बीच में। कोई भी अगर प्रोड्यूसर चाहता है शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाएगा। फैक्टर्स तो मेरे फिक्स्ड है, 3 फैक्टर्स। तो क्या बचा रास्ता उसके पास, एक ही रास्ता बचा, इसको लेबर का बढ़ाना पड़ेगा। लेबर ही हमारा वेरिएबल है, जो आज 5 हो गया तो कल 50 भी हो गए, परसों फिर से 50 से घट के 10 हो सकते हैं। जब जितना चाहिए लेबर, उतना लेबर मार्केट से लिए, फिर काम हुआ, लेबर को हटा दिया, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि किसी भी प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़ाना है, तो उसको लेबर में ही चेंज करना होता है, बाकी में तो चाह के भी चेंज नहीं कर पाएगा। वही लिखा है यहाँ पे देखो, he cannot do so by using more of variable factors like labor and raw material with a given quantity of fixed factors, ठीक है। और इसी के बारे में टॉपिक जो है आगे जाके, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डू नॉट सो लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पर आगे नहीं जो पढ़ोगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो तुम पढ़ोगे 3 हमारे स्टेज आते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, इंक्रीजिंग स्टेज, कांस्टेंट स्टेज और नेगेटिव वाला स्टेज, तो पढ़ोगे। अभी मान के चलो कि हम अगर शॉर्ट रन में लेबर बढ़ाएंगे, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलो। अब लॉन्ग रन हमारा तो बस ठीक उसका उल्टा होता है। जब हम इस काबिल हो जाए कि अपने सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर ले, या सभी फिक्स फैक्टर्स को चेंज करने के काबिल बन जाए, तो फॉर श्योर उसको, उसके लिए लॉन्ग रन आ गया है। लॉन्ग रन इज डिफाइंड एज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कैन बी वेरिड या फिर कैन बी चेंज्ड। तो लेबर तो पहले भी चेंज कर सकते थे, अभी भी चेंज कर सकते हैं, तो चेंज किसमें अब करने के काबिल हो गए, सिंपल सा आंसर हमारा है फिक्स फैक्टर्स में हम चेंज करने के काबिल हो गए थे। तो आगे पूरा कहानी है, आगे है लिखा है कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हमारा, तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन हमारा होता है, और फिर से हमारा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को सिंपली स्किप करेंगे, शायद तुम्हारे सिलेबस में भी ये नहीं है। अगर तुम्हें 2 मिनट दोगे ना, तो मैं इस टॉपिक को तुरंत देख लूंगा तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक है कि नहीं, ठीक है। जस्ट तुम्हें 2 मिनट देना, मैं चेक करूंगा। अरे अरे ठीक है।
2 मिनट देना बस। हो गया, हो गया। शॉर्ट रन हमारा है, अच्छा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हमारा है। ओके, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग प्रोडक्शन फंक्शन हमारा, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर बात मैं करूं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो फिर से याद करते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ही हमारा क्या होता है, एक फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट। ध्यान देना, जब हम लोग डीपली जाएंगे ना शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में, तो मुझे क्या मिलेगा कि 3 फैक्टर मुझे मिलेंगे फिक्स, और एक मुझे फैक्टर जो लेबर हमारा है वो मुझे मिलेगा वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन लिखते वक्त हम लोग अगर चारों फैक्टर का यूज कर रहे हैं, तो लैंड के हम लोग लैंड एंड एल फॉर लैंड मान के चलो, या यहाँ पे कुछ और तुम्हारा यूज किया होगा, देख लीजिए तुम्हारे डेफिनेशन में क्या लिखा है। तो लैंड को फिक्स मान लेंगे और कैपिटल को हम लोग फिक्स मान लेंगे, और जो हमारा लास्ट हमारा एंटरप्रेन्योरशिप उसको हम लोग फिक्स मान लेंगे। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो होता है, ये 3 फैक्टर हमारे फिक्स होते हैं, बिकॉज शॉर्ट रन का पीरियड का ही तुम्हारा लॉजिक यहाँ आता है कि फर्म कैन नॉट चेंज इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी वैसे ही बनेगा। तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन, ध्यान देना, शॉर्ट रन में वो लेबर पे डिपेंड करता है कि लेबर्स का नंबर हमारा कितना है, तो आउटपुट मेरा कितना होगा। यानी कि आउटपुट में कुछ भी अगर चेंज मुझे करना है, मुझे लेबर के नंबर में चेंज करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन मुझे ये बताता है। आओ पढ़ते हैं। तो a short term production function refers to a situation, ध्यान देना, when only one input is variable। तुमको पता ही है कौन सा इनपुट वेरिएबल होगा, कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन होगा, लेबर। ध्यान देना, and all other inputs are assumed to be constant because चेंज ही नहीं कर सकता। मतलब all other मतलब कौन सा, ये हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं ना, उनमें कांस्टेंट चेंज नहीं होंगे। So here we study the effect of change in the quantity of one input on total output। जो मैंने बोला कि कोई भी अगर शॉर्ट टर्म में चेंज आ रहा है हमारे प्रोडक्शन के आउटपुट के नंबर्स में, तो वो चेंज फॉर श्योर, ध्यान देना, और वो सिर्फ और सिर्फ लेबर में चेंज मैंने किया है तो ही मेरा चेंज है, वरना चेंज बाकी तो किसी भी फैक्टर से प्रोडक्शन का चेंज का फाइनल फंक्शन नहीं होगा। while keeping all other inputs constant, तुम्हें डेफिनेशन में यही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। A long run production function, ध्यान देना, तो a long run production function refers to a situation when all the factors of production are variable। तो लॉन्ग रन में हमारा जो आउटपुट डिपेंड करता है, या फिर जो आउटपुट का नंबर हमारा होगा, वो सिंपली डिपेंड करेगा कि कितना हमारा जो है हमने चारों फैक्टर्स हमने एम्प्लॉय किया, जो कि शॉर्ट रन में हमारा ऐसा नहीं होगा। सो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज चेंज इन आउटपुट, कितना चेंज आया है पता करता है when all the inputs used in the production of a commodity are changed simultaneously in the same proportion। Long run production function is subject to the matter of returns to scale। तो दो हमारा होता है returns to a factor, returns to a scale। ये हम लोग बात करेंगे डिटेल में आगे जाके। तो बस ये मुझे ये समझ लो कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये दिखाता है कि सिर्फ एक हमारा इनपुट वेरिएबल है, बाकी सभी हमारे कांस्टेंट है, और जो आउटपुट हमारा है वो एक वेरिएबल का ही हमारा फंक्शन है, एक वेरिएबल का ही हमारा रिजल्ट है। और लॉन्ग रन में क्योंकि हमारे सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो लॉन्ग रन में जो क्वांटिटी आउटपुट जो मेरा प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं, वो सभी हमारे फैक्टर्स का मिला जुला जो है रिजल्ट हमारा होता है। तो फिर से पूछूंगा चलो तुम लोग से, क्या तुम लोग को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन तुम लोग को समझ में आया? मुझे बताना चैट में हाँ या ना करके। थोड़ा सा मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बता दो, हुआ तो अच्छा बात है, वरना फिर से समझा दूंगा। हम लोग बस यहाँ फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, फैक्टर शॉर्ट रन फिक्स होता है, हमने बोले बस लेबर खाली वेरिएबल, लेबर ही तुम्हारा चेंज होगा। मुझे बताओ, कोई दिक्कत, टाइप करो यस या नो। क्या तुम लोग को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आया? सब लोग रिप्लाई कर दो थोड़ा। ठीक है, समझ में आया है शशांक को, समझ में आया है अजय को, ठीक है, बाकी सबको ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया है। ठीक है, ओके फाइन ग्रेट, बेस्ट रहेगा। अब आते हैं तुम्हारा अब जो टॉपिक हमारा था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में, हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में चलता हूं। यहाँ दो हमारा लॉज ऑफ रिटर्न, ध्यान देना। तो पहला है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ स्केल। तो अब बात करते हैं टॉपिक के चैप्टर के हेडिंग के बारे में, लॉस ऑफ रिटर्न्स का मतलब क्या होता है। देखो, रिटर्न्स का मतलब होता है कितना मैंने लगाया और उससे मुझे कितना बेनिफिट आया, ये ना मतलब होता है रिटर्न। मानो कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए, मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिला, इसका मतलब क्या कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे कितना वापस आया, इसे कहते हैं रिटर्न।
तो अभी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है ना, तो ध्यान देना वो भी इन्वेस्टमेंट ही करता है। वो इन्वेस्टमेंट करता है लेबर का, वो इन्वेस्टमेंट करता है लैंड का, वो इन्वेस्टमेंट करता है मेरे कैपिटल का, वो में इन्वेस्टमेंट करता है अपने खुद के लेबर का, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन पावर का ध्यान देना। तो यहाँ पर लगाने के बाद जो है, जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, उस आउटपुट को हम बोलते हैं रिटर्न। मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बोलते हैं उस आउटपुट को। तो इकोनॉमिक्स बताता है कि इसके रिगार्डिंग भी लॉज है। आप अगर चाहोगे कि हमको बहुत सा रिटर्न मिले और आप शॉर्ट टर्म में बहुत सा लेबर घुसा दोगे, तो आपको लगेगा, किसी भी अनपढ़ को लगेगा कि ठीक है, जितना लेबर को डालो उतना प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका प्रोडक्शन डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। मैं तुम्हें एक सिंपल सा स्टडी दूंगा, चलो सिंपल सा मान के चलो कि जैसे कि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ मान के चलो, तो मैं फील करता हूँ कम से कम अगर मेरे साथ एक दो लोग और होते तो प्रिपरेशन अच्छे से होता, जो कि सही भी बात है, ठीक है। तो अगर मान के चलो, अगर एक दो लोगों में तीन लोग में अगर हम तीन लोग हो जाएंगे तो प्रिपरेशन अच्छे से होगा, बिकॉज ग्रुप है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन मान के चलो अगर मैं यही सोचकर 20 लोग को अपने साथ इंक्लूड कर दूं पढ़ाई लिखाई में, तो क्या होगा? अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगा? अब तो फौज बन जाएगा 20 लोगों का। पहले एक टीम था, अब टीम को जब मैंने और बढ़ाया लालच में जाके कि और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, अब क्या बन गया? वो पूरा फौज बन गया। तो मुझे बताओ कि पढ़ाई एक लिमिटेड नंबर तक अच्छी होती है ग्रुप में, ये जितना मैं ग्रुप को बढ़ाते जाऊं उतना पढ़ाई मेरा अच्छा होगा। मैं क्वेश्चन करके से पूछता हूँ कि 4 लोग के ग्रुप में अच्छा पढ़ाई होगा या 50 लोग के ग्रुप में एक अच्छा पढ़ाई होगा? मुझे रिप्लाई करो जरा चैट में। मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना? मैं तुमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहिए रिलेशन इस टॉपिक से पूरा पूरा भर भर के, कि मैंने ग्रुप स्टडी के लिए 4 लोग को अरेंज किया केस 1 में, और अगले वाले केस में तो मुझे लगा 4 लोग से इतना पढ़ाई हो रहा है, तो क्या पता 50 लोग के ग्रुप में और अच्छा पढ़ाई हो। तो मैंने 50 लोग ग्रुप बना लिया एक रूम के अंदर। अब मुझे बताओ कि तुम क्या फील करते हो? 4 लोग, ठीक है, सब लोग 4 लोग ऑलमोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तुम भी फील कर रहे हो, ठीक है, तुम भी ये फील कर पा रहे हो। जानते हो इकोनॉमिक्स भी यही फील किया अपने स्टडी में, कि जब भी वो एक चीज देखे ना कि प्रोडक्शन में, शॉर्ट रन में बात कर रहा हूँ, लॉन्ग रन में नहीं, शॉर्ट रन बात कर रहा हूँ, कि मेरे मशीनरी मेरा फिक्स है, लैंड मेरा फिक्स है, और मेरा मैनेजमेंट करने वाला जो मैनेजर है वो मेरे एक ही मान के चलो, लेबर को हम घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो जो लोग, जो बिना पढ़े लिखे लोग थे, जो बिना स्टडी किए वाले लोग थे, वो क्या किए? 20 लेबर हायर कर लिए। और जो पढ़े लिखे लोग थे वो देखे कि कम से कम कितना लेबर काम कर सकता है फ्रीली और अच्छे से काम कर सकता है, तो उन लोगों ने 4 लेबर ही बुलाया और 4 लेबर से ही काम करवाया। जब मैं 4 लेबर वाला केस और 20 लेबर वाला जब केस देखा गया ना, तब क्या मिला कि 4 लेबर लोगों ने अच्छे से काम किया, ज्यादा काम किया, और जो 20 वाले लेबर थे, जिनसे जो काम हो अच्छे से काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक ही रिसोर्स ना, लैंड। अब मान के चलो अगर एक रूम में मैं 2 लोग को रखूंगा तो वो अच्छे से रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। अगर मैं उसी रूम में 50 भर दूं तो क्या अब सब लोग कंफर्टेबल से रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ही रूम में रहेंगे। ठीक यही दिक्कत होता है शॉर्ट टर्म में, कि एक ही मशीनरी है मान के चलो। अब अगर मैं एक मशीनरी में एक लेबर का काम है जो सिर्फ ऑन करेगा और ऑफ करेगा, तो वहां अगर मैं 10 लेबर को रख दूंगा मान के चलो ऑफ ऑन करने के लिए, तो बाकी 9 लेबर क्या करेंगे? काम तो एक ही आदमी का है। हाँ, अगर 10 मशीनरी होते, 10 लेबर रखता, तो बस शॉर्ट टर्म में यही दिक्कत है, ओवर क्राउडिंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओवर क्राउडिंग। ध्यान देना, अगर 50 लोग ग्रुप में पढ़ूंगा मान के चलो, तो क्या हो जाएगा? ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, और मैं क्या, कोई भी अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं 4 लोग के ग्रुप में पढ़ूंगा मान के चलो, तो वो ओवर क्राउडिंग नहीं होगा, तो काम अच्छे से होगा। ठीक है, तो मतलब जब किसी रिसोर्स में ओवर क्राउडिंग मेरा हो जाए, तब रिसोर्स का जो होता है एग्जॉशन होता है। क्या होता है? एग्जॉशन होता है। ठीक है, लेकिन जब भी किसी रिसोर्स में मान के चलो बहुत कम लोग काम करें, तब उस रिसोर्स का हमारा होता है अंडर यूटिलाइजेशन। ध्यान दें, ठीक है। लेकिन स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, जब हम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं कि हाईएस्ट कितना नंबर एम्प्लॉय कर सकते हैं हाईएस्ट बेनिफिट के लिए, उसे हम कहते हैं कि रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज। ध्यान दें, वही 4 बच्चों वाला 5 का बनाऊंगा तो बिगड़ जा रहा है, 3 का बढ़ाए तो कम हो जाए, लेकिन 4 ग्रुप में पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो रहा है। 4 बिना हो गया ऑप्टिमम लेवल, 3, 2 या 1 हमारे के बच्चे साथ पढ़ रहे हैं, वो हमारा हो गया अंडर यूटिलाइजेशन। और जब हमने 5 का 10 का ग्रुप बना लिया, उसे कहते हैं ओवर क्राउडिंग बोलते हैं।
क्योंकि शॉर्ट टर्म में फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, फिक्स रहते हैं, तो इसलिए अगर मैं नंबर लेबल्स को बढ़ाते जाऊं, वन बाय वन बढ़ाते जाऊं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हो जाएगा ओवर क्राउडिंग और रिसोर्स या फिर मेरा आउटपुट बढ़ने की जगह पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज जो एक्स्ट्रा जो लोग नहीं है, जो जो मेरा ओवर क्राउड कर रहे हैं, मान के चलो 4 लोग का ग्रुप, 50 लोग का ग्रुप, मतलब 46 लोग जो है ना, वो क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे बाकी 4 लोग के लिए, और बाकी 4 का जो प्रोडक्शन हमारा है वो धीरे धीरे पहले से भी कम हो जाएगा। क्या तुम लोग की बात समझ में है? मुझे बताओ सर, जो मैंने एग्जाम्पल तुमको दिया अब तक, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, बिकॉज रिलेशन उस चीज का है। कितना पढ़ेंगे तो समझते हैं ना, बाकी तुमको रीड करते तुमको समझ में चला आएगा। तो मुझे बताओ, क्या तुमको एग्जाम्पल समझ में आया ओवर क्राउडिंग वाला एग्जाम्पल, ओवर क्राउडिंग यूटिलाइजेशन वाला? तो प्रोडक्शन में भी इकोनॉमिस्ट सेम बोलते हैं कि ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, उसी के लॉ को उन्होंने कह दिया है जाके, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या फैक्टर ठीक है, आप फैक्टर को बढ़ाइए एक लिमिट तक, लेकिन अगर वो फैक्टर का नंबर आप लिमिट से बियॉन्ड कर देते हैं, तो जो आप सोच के आपने बियॉन्ड किया था, आपने और फैक्टर एम्प्लॉय किया था, आपका सोच पूरा नहीं होगा, बल्कि आपका आउटपुट और कम हो जाएगा। तुम फील करोगे क्यों ऐसा आगे जाके हमारा, ठीक है। रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, देखता हूँ जरा सा। फैक्ट रिटर्न्स टू, अच्छा रिटर्न्स टू स्केल डाल दिया, अच्छा मीनिंग हर डेफिनेशन हमारे सिलेबस में, उसके अंदर का मटेरियल हमारे सिलेबस में नहीं है। बाकी तुम जो मैं देख पा रहा हूँ सिलेबस में, वो पूरा का पूरा तुम्हारा जो है रिटर्न्स टू अ फैक्टर ही तुम्हारा है, ठीक है, चाप नहीं। तो आते हैं फिर से उस पेज में, चैप्टर इस बारे में था कि तुमको लॉ बता रहा है कि देखो क्या लॉ होता है प्रोडक्शन करने का। अगर मैं सोचूं कि जितना लेबर लगाऊंगा उतना प्रोडक्शन में बढ़ेगा, और मैं लेबर लगाते क्या, तब क्या देखा, प्रोडक्शन में बढ़नी है, घट जाएगा उल्टा। तो ऐसा नहीं करना है। लॉस ऑफ रिटर्न्स ध्यान देना, दो होते हमारे, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल ध्यान देना, ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो जो मैंने बोला अभी तुम लोग को थोड़ी देर पहले, वो सेम यहाँ पर भी है। द लॉस ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एक्सप्लेन how output will vary as different quantities of variable factor are applied. Different quantities, 4 लेबर, 5 लेबर, 10 लेबर, 50 लेबर, जो मैं तुम्हें कह रहा था, to a given quantity of fixed factor, जो मैं तुम्हें कह रहा था overcrowding। एक मशीनरी है, मैंने 8 घंटे का 3 शिफ्ट लगा दिया, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 24 घंटे हो गए। मैंने क्या किया, 4 लेबर हायर कर लिया एक मशीन के ऊपर, चौथा लेबर कहाँ काम करेगा? मैंने 5 लेबर हायर कर लिया, 5वां लेबर भी कहाँ काम करेगा? 3 लोग के लिए जगह है। मैंने 10 लेबर हायर कर लिए एक मशीनरी के ऊपर, तो बाकी के 7 लेबर कहाँ काम करेंगे? काम ही नहीं कर पाएंगे। मैं सैलरी बढ़ेगा, 10 लोग को मैंने रख लिया और बाकी के 7 लोग का कुछ काम ही नहीं है मेरे बिजनेस में। लेकिन एक दिक्कत तो जरूर कर देंगे कि बाकी 3 लेबर को तो उनको खुद का काम अगर नहीं है, तो बाकी 3 को डिस्टर्ब करेंगे, तो उनका आउटपुट तुम्हारा जो जाएगा वो हमारा कम हो जाएगा। Thus, if we assume a simple मैं पढ़ूंगा आगे समझा। Some basic concepts used in this concept ध्यान देना जो हम पढ़ेंगे, returns to a factor वाले केस में total, average और marginal physical हमारा प्रोडक्ट। तो क्या करते हैं, आज का हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं नॉर्मल सा। तुम लोग को मैंने भेज दिया पीडीएफ, तो यहाँ तक तुम लोग क्या कर लो, थोड़ा रीड कर लो और टॉपिक को मेकअप कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वाले क्लास में आगे बात कर लेंगे, ठीक है। बहुत मैंने बोल दिया तुम लोग को, तो समझ में रखना, और इस पीडीएफ को एक बार अपने लेवल पर रीड पूरा कर लेना, खाली हाईलाइट वाला पोर्शन को रीड कर लेना। अगले वाले क्लास में लोग शायद इस चैप्टर का आधा से ज्यादा लोग खत्म कर देंगे आराम से, ठीक है। तो मुझे बताओ जरा चैट में क्या तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया? सब मुझे रिप्लाई करो, अजय रिप्लाई करो, आकाश, विनीत, खुशबू, लक्ष्मी, मलिका, शशांक, वैष्णवी, सब मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। क्या तुम लोग को समझ में आया चैप्टर का मोटिव क्या था, फिर क्या तुम लोग को समझ में आया? एक बार तुम लोग को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा फॉर श्योर, रीड तो करना ही पड़ेगा घर पे कि चैप्टर का हमारा मोटो क्या है। बाकी मैंने करके हाईलाइट तुम लोग को दे दिया। आकाश बाबू रिप्लाई करो, सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? आकाश बाबू रिप्लाई करो, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो? एक भी रिप्लाई नहीं आया इसका, ठीक है। सो इसी के संग क्लास को ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल जो भी हमारा थ्योरी क्लास रहेगा। हम लोग कल शायद मैं घमरिया भी नहीं जा रहा हूँ, तो शायद मैं कल तुम लोग का शाम को तुम लोग का 3 बजे से मैं शायद एक रिजोल्यूशन क्लास मैं तुम लोग का कर दूं। ध्यान, रिजोल्यूशन मुझे 2 कम से कम क्वेश्चन और सॉल्व करने पड़ेंगे ऑनलाइन, तब मैं तुमको होमवर्क दे सकता हूँ। तो जो मैंने आज क्लास लिया शायद मॉर्निंग में ही ना, मुझे याद नहीं, मैंने कबले में भूल गया, तो उस क्लास को ध्यान से वापस रिवाइज कर लेना, और हम लोग
कल 3 बजे मैं क्या करूंगा, एक क्लास ऑर्गेनाइज कर दूंगा ऑनलाइन, जहां मैं डिसोल्यूशन का 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसके बाद मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा बनाने के लिए डिसोल्यूशन। ठीक है, चलो इसी के संग बाय सबको अभी, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में जो कि हमारा कल होगा, और देखते हैं हमारा कल टॉपिक क्या है।